नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या होते हैं इनके बारे में। इससे लास्ट वाले वीडियो में हम बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब देखो, हमने उत्प्रेरक काम में लिया था, तो उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो हम लास्ट में भी पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मतलब कि कोई भी अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो रही है। किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत कम समय लग रहा है और किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय, बहुत लंबा समय लग रहा है। तो यही क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है। और उस वेग को जो पदार्थ परिवर्तित कर सकते हैं वो पदार्थ ही बच्चों क्या कहला रहे हैं? उत्प्रेरक कहला रहे हैं। तो अपनी डेफिनेशन क्या हो गई कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब ये खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, स्वयं अपरिवर्तित रहेंगे, क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक कहलाएंगे। और जो ये पूरी की पूरी घटना है, पूरी घटना कौन सी? कि हमने उत्प्रेरक डाला, उसके अभिक्रिया के वेग को ये परिवर्तित कर रहे हैं, ये पूरी घटना कहलाती है उत्प्रेरण। बात समझ में आ गई? उत्प्रेरक तो क्या है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं लेकिन स्वयं में परिवर्तित रहते हैं। ठीक है, और ये घटना क्या कहलाएगी? ये घटना उत्प्रेरण कहलाएगी। देखो इधर एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया KClO3, ठीक है, यहाँ क्या बना रहा है? ये KCl बना रहा है प्लस O2 बना रहा है। अब ये अभिक्रिया पूर्ण हो जल्दी से, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें MnO2 नामक एक पदार्थ और मिलाएंगे। ये पदार्थ क्या कर रहा है? इसकी जो अभिक्रिया हो रही है, इसकी जो अपघटन की दर है, इसको बढ़ा देगा। जल्दी से क्या KCl प्लस O2 बनाएगा। तो ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है MnO2, इसलिए इसको ही हमने क्या कहा है? उत्प्रेरक कहा है। ठीक है, अब देखो कि उत्प्रेरक और अब उत्पाद और अभिकारक, इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरकों को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? पहला तो है बच्चों समांगी उत्प्रेरक और दूसरा है अपने विषमांगी उत्प्रेरक। अब ये समांगी उत्प्रेरक क्या होता है? समांगी उत्प्रेरक का मतलब है बच्चों कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके अंदर कोई ना कोई अभिकारक होंगे और अभिकारकों के मध्य क्रिया होने पर कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। ठीक है, अब अगर हमने इस रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी उत्प्रेरक काम में लिया है तो अभिकारक, उत्पाद और वो उत्प्रेरक, अगर इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, कौन कौन? अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। यदि ये तीनों एक ही भौतिक अवस्था में है, या तो ये तीनों ही ठोस हो, या तीनों द्रव हो, या तीनों गैस हो, या तीनों जलीय अवस्था में हो, तो वो उत्प्रेरक क्या कहलाएगा बच्चों? समांगी उत्प्रेरक। और ये जो घटना है, इस घटना को हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। क्लियर है? इधर देखो, यहाँ है एक अभिकारक SO2 और O2, ये कौन सी भौतिक अवस्था में है? G का मतलब क्या है? गैसीय अवस्था में। यहाँ पे O2 कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? SO3 उत्पाद बना रहे हैं। अब यहाँ पे उत्पाद भी देखो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ये अभिक्रिया जल्दी से पूर्ण हो, इसके लिए हमने यहाँ एक उत्प्रेरक काम में लिया है जो है NO। अब ये देखो, ये भी कौन सी अवस्था में है? ये भी गैसीय अवस्था में है। इसका मतलब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या है? समान है, गैसीय है ना? तो जब तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो ये कैसा उत्प्रेरक हो गया? समांगी। यदि तीनों की भौतिक अवस्था समान ना होके किसी एक की भी परिवर्तित होती, जैसे यहाँ पे कोई ऐसा भी कारक होता जो सॉलिड है, ठीक है, तो फिर ये क्या होता? तो बच्चों फिर ये होता विषमांगी उत्प्रेरक। क्लियर है? तो विषमांगी उत्प्रेरक हम किससे कहेंगे? कि जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों में से किसी की भी या तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो? अलग अलग हो, तो इसे हम कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। और ये घटना क्या कहलाएगी? ये घटना कहलाएगी विषमांगी उत्प्रेरण। अब यहाँ पे देखो, हमने लिया है N2
प्लस H2, इनकी जब अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा? NH3 का। अब इनकी अभिक्रिया से NH3 का निर्माण जल्दी हो उसके लिए हम इसमें क्या डाल रहे हैं? हमने इसमें आयरन डाला है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है यहाँ? ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब इधर देखो नाइट्रोजन क्या है? गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन भी क्या है? गैसीय अवस्था में, और ये NH3 का निर्माण भी गैसीय अवस्था में हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पे आयरन काम में ले रहे हैं उत्प्रेरक, ये कौन सी अवस्था में है बच्चों? ये है सॉलिड, मतलब ठोस अवस्था में। इसका मतलब अभिकारक उत्प्रेरक तो सेम है, सॉरी, अभिकारक और उत्पाद तो सेम है, लेकिन क्या अलग है? जो यहाँ उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं इसकी भौतिक अवस्था अलग है, इसलिए ये कौन सा उत्प्रेरक हो गया बच्चों? विषमांगी उत्प्रेरक। आगे देखो कि क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। अब भौतिक अवस्था के आधार पर तो 2 प्रकार के थे, अब क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहला हम पढ़ेंगे बच्चों धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये करेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में बढ़ोतरी करेगा, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा तो ये क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक। क्लियर है? यहाँ पे देखो SO2 प्लस O2, ये क्या करेंगे? SO3 बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहें कि SO3 बनने की जो गति है या अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाए, तो हमने इसमें एनोड क्या डाला? उत्प्रेरक। अब इसके जैसे डालते ही क्या होगा? ये जो SO2 से O2, SO2 प्लस O2 से SO3 बनने की जो गति है वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं, इसलिए कहला रहे हैं धनात्मक। अच्छा मैम, ये बढ़ा रहे हैं तो ये हो गए धनात्मक। यदि ये कम करते तो, अगर ये कम करेगा तो बच्चों कहलाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्लियर है? समझ में आया कि जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे वो कहलाएंगे धनात्मक उत्प्रेरक, और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे या कम करेंगे तो क्या कहलाएंगे? तो कहलाएंगे वो बच्चों ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे यहाँ पे देखो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। ये क्या करती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुरंत टूट जाएगी जल में और O2 दे देगी हमें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि फटाफट ही इसमें ना टूटे और इसी अवस्था में रहे, तो हम क्या कर देते हैं? हम इसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं, जिससे क्या होगा? ये तुरंत H2O प्लस O2 में नहीं टूटती है, इसी अवस्था में रहती है। मतलब इसके बनने की गति क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो ये अभिकारक इसी अवस्था में रहेंगे, तो ये अभिक्रिया के वेग को घटाया कि नहीं? घटाया, इसलिए ये क्या कहला रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्लियर? तीसरा है अपना स्वतः उत्प्रेरक। क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, जब अभिक्रिया के अंदर बना उत्पाद ही क्या काम करे? उत्प्रेरक का काम करे। ये कैसे करेगा मैम? इधर देखो, यहाँ पे हमने एथिल एसीटेट लिया और यहाँ पे जल लिया। जैसे इनके मध्य अभिक्रिया शुरू होती है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय में क्या होता है? एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है, ठीक है। जैसे ही इनका निर्माण होता है तो ये एथेनॉल ही क्या करता है? ये एथेनॉल ही यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। इसका थोड़ा सा निर्माण होते ही क्या होगा? ये अभिक्रिया की गति तेज हो जाएगी, फिर इनका निर्माण जल्दी से होगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ही एथेनॉल का निर्माण हो रहा है और ये एथेनॉल ही इसमें क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो ऐसे उत्प्रेरक जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही क्या करे? स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे? स्वतः उत्प्रेरक कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है जैव उत्प्रेरक की। अब ये जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो जैव उत्प्रेरक वो उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाए। किसको? जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति, ठीक है। कैसे मैम? देखो इधर, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं, और इन्हीं जैव उत्प्रेरकों को बच्चों हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम, ठीक है। जैसे माल्टोज है, ठीक है। माल्टोज को यदि हमें ग्लूकोज में बदलना है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में लेंगे? हम माल्टेज लेंगे, ठीक है। तभी माल्टोज ग्लूकोज में बदलेगा, तभी माल्टोज ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो किसी विशेष पदार्थ के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम ही काम में आता है, इसलिए हर एंजाइम एक विशिष्ट पदार्थ पे ही कार्य करता है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहे हैं क्या कहलाएंगे बच्चों? जैव उत्प्रेरक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे हम बात करते हैं कि उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, फिर हमने पढ़ा कि उनकी जो
क्रिया है उसके आधार पर कितने प्रकार के होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। तो इस आधार पर बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, देखो नाम से याद करना। उत्प्रेरक वर्धक मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा दे। किसको? उत्प्रेरक की। हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? उत्प्रेरक की। क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ क्या कहला रहे हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहला रहे हैं। इधर देखो, हमने एक डेफिनेशन देखी थी लास्ट में धनात्मक उत्प्रेरक में कि N2 + H2 मिलकर NH3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लग रहा था तो हमने इसमें Fe डाला था ना। Fe डालने पे क्या हुआ था कि इसकी जो NH3 के बनने की जो दर थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि और अधिक तेजी से बने, तो हम क्या करेंगे? हम इस Fe के साथ में MO भी डालेंगे। इससे क्या होगा? जो ये MO है तो Fe क्या था? यहाँ उत्प्रेरक था। ठीक है ना, अब ये MO क्या करेगा? इस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। ठीक है, अब यदि ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, अब इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई तो इस अभिक्रिया के होने की दर भी बढ़ेगी कि नहीं? अब आपसे कोई पूछे ये खुद उत्प्रेरक है क्या? नहीं, ये उत्प्रेरक नहीं है। ये क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, ना कि अभिक्रिया की। ठीक है, ये इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाएगा तब उत्प्रेरक इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ाएगा। समझ में आया? तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक, और यदि मैम कम कर दे तो बच्चों यदि कम कर दे तो वह कहलाएंगे उत्प्रेरक विष। बात समझ में आई? मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इधर देखो, N2 + H2 मिलके NH3 बना रहे थे। ठीक है, हमने इसमें डाला था आयरन ताकि NH3 जल्दी बने। अब यदि हम इसके साथ CO मिला देंगे तो क्या करेगा? ये इस आयरन की क्रियाशीलता को कम कर देगा, जिससे क्या होगा? बनने वाला जो पदार्थ है वो भी क्या है? धीरे धीरे बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कर रहा है ना, फिर उत्प्रेरक कम कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है उत्प्रेरक विष। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि जो हमने उत्प्रेरक पढ़े हैं इनके गुण क्या क्या है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यही है बच्चों कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, वो स्वयं उसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, उनके रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मैम कैसे? इधर देखो, हमने पढ़ा अभी N2 + H2। ठीक है, और ये क्या बनाया? NH3। ठीक है, हमने इसमें Fe डाला था, वो क्या था? उत्प्रेरक था ना। अब इधर देखो, यहाँ पे N2 और H2 काम में ले रहे हैं, NH3 बन रहा है। यहाँ कहीं Fe भी काम में आया क्या? नहीं ना। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब हमें ये Fe वापस प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ही भाग ले रहा है क्या? नहीं ले रहा ना। ये सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करता है? अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर रहा है, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्लियर है? दूसरी बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा ही उत्प्रेरक की काफ़ी होती है, हमें अभिकारकों के बराबर मात्रा डालने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं कि ये एक उत्प्रेरक हर अभिक्रिया में काम में आए, हर अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होगा। ठीक है, आगे है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। कोई भी उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी गति को कम ज़्यादा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अर्घ्य व प्रतीप दोनों दिशाओं में समान रूप से प्रभावित करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या थी? वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशा में हो रही थी। जैसे यहाँ पे A + B कोई अभिकारक है, ये जुड़ के C बना रहा है, तो C टूट के AB भी बनाए, तो जो इधर से इधर, ठीक है, और इधर से इधर दोनों तरफ हो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई उत्प्रेरक काम में लिया है X। ठीक है,
तो जो ये ए से बी बनने की क्या है, गति को बढ़ा रहा है x। तो जितनी तेज गति से ए बी से सी बनाएगा उतनी ही तेज गति से ये उत्प्रेरक सी से क्या बनाएगा, ए बी। मतलब ये दोनों और बराबर आएगा, ये नहीं कि सिर्फ अग्र दिशा में काम में आ रहा है, प्रतीप में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही काम में आ सकते हैं। यदि हम बहुत अधिक तापमान कम कर दे या बहुत अधिक तापमान बढ़ा दे तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए।